9 क्लास चैप्टर 2 पेज नंबर 18 चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही मतलब प्रकृति को संतुलित करने के लिए एक सरकार मुहिम चलाई गई थी, एक आंदोलन चलाया गया था जो सन 1974 में हुआ था। और इस आंदोलन का मतलब ही ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ये इनको जो भी संसाधन है हमारे उनको क्योंकि भूमि अगर सुरक्षित रहेगी या जितने भी रिसोर्स हैं वो सॉइल रिसोर्स ये देखा जाए तो जितने भी संसाधन हैं उनको सुरक्षित करेंगे, तो उसमें वृक्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके लिए उन्होंने चिपको मूवमेंट या वृक्ष बचाओ आंदोलन किया था, जो कि एक तरह से स्थायी कल्याणकारी आंदोलन था। और ये आंदोलन केवल भारत में नहीं, और इस आंदोलन को केवल सिर्फ भारत में ही नहीं उसको सराहनीय, बल्कि स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हॉलैंड वहाँ पे भी इसको बहुत कर्म के क्षेत्र में बहुत आगे माना था। इस आंदोलन में महिलाएं की जो भागीदारी थी वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय थी। और चिपको मूवमेंट की सफलता ने ये सिद्ध कर दिया था कि केवल जो नियम कानून बनाना ही संभव नहीं होता है, बल्कि उनको उन अधिकारों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चिपको आंदोलन जैसे कि मैंने बताया कि 1974 में शुरू हुआ था, और ये इलाहाबाद के खेल के समान बनने वाली एक कंपनी साइमन जो कि चमोली ज़िले में अंगूर प्रजाति के एक जो वृक्ष होता है उसको काटने का ठेका लिया था। अंगूर प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं वो अधिकतर और उसका लकड़ियों का जो उपयोग होता था वो कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। और इस वृक्ष की लकड़ी जो कि स्थायी रहवासी जनता के लिए निषेध कर दी थी उसने साइमन ने, कि जो वहाँ के जो जनता लोग हैं या जो जन जनमानस है उनको ये लकड़ी काटने को नहीं देगी, सिर्फ सरकार ही ये लकड़ियों का उपयोग करेगी। और ये चमोली में जो रेवेन गांव में जो सैकड़ों एकड़ जमीन में ये क्षेत्र की नीलामी कर ली, जिससे के कारण क्या हुआ था कि आम जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया था, या क्योंकि इस काम से वो उनका ये निर्णय सही नहीं था। और जिससे वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनमें इसको असंतोष को कम करने के लिए रैनी और आसपास के गांव में लोगों को या पुरुषों को अपने युद्ध काल के दौरान वहाँ पे जो सेना के लिए जो भूमिका निभाई थी, उन्होंने मुआवजा के लिए जब युद्ध हुआ था तो उनको मुआवजे या वेतन देने के लिए उनको चंबोली बुला लिया गया था, जिससे कि गांव में कोई भी पुरुष नहीं हो गया। और जब पुरुष नहीं हो गया था गांव में एक देखा कोई भी विद्रोह के लिए या उनको विरोध उत्पन्न करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा, क्योंकि जब सभी महिलाएं होंगी तो वो महिलाएं शासन का विरोध नहीं कर पाएंगी। ये सोचकर उन लोगों ने सारे पुरुषों को चंबोली बुला लिया गया था। परंतु वहाँ पर एक गौरा देवी नाम की जो महिला थी रेनी गांव में, और वो श्रमिकों को द्वारा वृक्ष काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, रोकने के लिए आगे आई, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी, जिसके कारण घर घर जाकर उसने और भी लड़कियों महिलाओं को इसको रोकने के लिए प्रेरित किया। और मुरली लाल और गौरा देवी ने इसका नेतृत्व 27 लोगों लड़कियों ने और औरतों ने मिलकर इसका विरोध किया था। और जब विरोध करने पर जब वो लोग नहीं माने तो वो पेड़ों से जाकर चिपक गई थी कि अगर पेड़ काटोगे तो उसके पहले हम लोगों को काटना पड़ेगा। गौरा देवी के नेतृत्व में वृक्ष जो अहिंसा मार्ग अपनाया था, जिसको नाम दिया गया था चिपको, कि चिपको मतलब पेड़ से चिपक जाना। तो जिसका महिलाओं का कहना था कि जंगल हमारा मायका है और हम इसे अब किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे, ये हमारा परिवार है। और जो ठेकेदार और जो गांव वन कर्मी थे जो कि डरा धमका कर उनकी हिम्मत कम कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं ने विरोध करने पर वृक्ष काटने वाले जो श्रमिक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और जिसका विरोध लगातार 2 दिन और 2 रात जंगल में घेराबंदी करके चलता रहा। जंगल में प्रवेश में एकमात्र पुल ही ऐसा था जो कि जंगल में जा सकता था, वो भी सरकार ने तोड़ दिया था। और 26 मार्च 1974 को इस घटना के बाद
जो रैनी गांव था चिपको आंदोलन का कर्म क्षेत्र बन गया था। और इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में सभी दूर जनता को ये नया काम करने के लिए बहुत उत्साह या उनको बहुत ही सहानुभूति मिली, उनको उत्साहवर्धक काम करने के लिए सम्मान मिला, जिसके बाद ये चिपको आंदोलन को और भी गति प्राप्त हो गई। और इसके साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा जो कि 2800 किलोमीटर की अ, एक सेकेंड, ये 28 किलोमीटर 2800 किलोमीटर किलोमीटर दूर ये जो दूर थे वहाँ के आंदोलनकारियों के रुख देखते हुए उनके जो सरकार थी रैनी गांव के क्षेत्र में काटने गई थी, उन पर रोक लगा दी गई थी। और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग के जो वहाँ के ठेकेदार ने ये प्रथा का अंत हो गया था। ठेकेदार और ये चिपको आंदोलन एक राष्ट्रीय समर्थन जिसकी लोकप्रियता मिली थी। तो ये चिपको कार्यकर्ता जो हिमालय के वन क्षेत्र में क्योंकि ये अहमदाबाद में हुआ था, इसी तरह से चिपको मूवमेंट हिमालय के अन्य क्षेत्रों में भी वनों को संरक्षित करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई, जिससे वहाँ का भी वन संरक्षित हो सके। और हिमालय के क्षेत्र में जो हरे वन जो वृक्ष हैं लगभग 15 साल तक कटने पर लगा दी गई, क्योंकि दूसरे चरण में ये चिपको आंदोलन एक वृक्षारोपण को आगे बढ़ाने का काम करने लगा था। चिपको आंदोलन में वृक्षों के बचाव को लोगों का सहयोग मिलने लगा, जन सहयोग मिलने लगा। और इस पर अंधाधुंध जो कटाई होती थी सरकारों के द्वारा या अंग्रेजी सरकारों के द्वारा, उस पर विराम लग गया। और परिणाम ये हुआ कि जंगलों का संरक्षण होने लगा, भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ने लगी और उसमें वृद्धि होने लगी। वन्यजीव ये जो प्राणी जो बिना आवास के मर जाते थे उन पे भी नियंत्रण संभव होने लगा। इसके बाद आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो केरल का एक छोटा सा वन क्षेत्र है, जहाँ पर पश्चिमी घाट या नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित है। और इसका लगभग कुल 90% 90 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्र चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इनमें मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इन पे अंदर जाना संभव नहीं है। यहाँ पे जनसंख्या के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओनली जंगली क्षेत्र है। और इस घाटी में बहुत मूल्यवान वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण और इस घाटी में कुंती पूजा नाम की एक नदी बहती है, जो साइलेंट वैली से बीच में से होकर यह निकलती है। किंतु जो केरल राज्य था उसने जो विद्युत बोर्ड थे तो कुंती नदी पर बांध बनाकर उसमें विद्युत जल पैदा करना चाहता था। और परंतु इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद था, जिसके कारण वहाँ के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में की पर्यावरण केरल सरकार ने जो केरल सरकार का इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ पर कुंती पूजा नदी पे बांध बनाया जाए, परंतु राज्य सरकार की इच्छा थी कि वहाँ पे बांध बना के विद्युत उत्पादन या विद्युत बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके कारण केरल सरकार ने उसका पुनः विचार किया और जिसके कारण एक समिति भी बनाई। उस समिति के में ये जांच रिपोर्ट करेगी कि साइलेंट वैली में जो विशेष प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं, अगर वहाँ पर ये जीव उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर ये बांध बनाने का कार्य नहीं किया जाएगा। और वहाँ पे क्योंकि जो भूमध्य रेखा या वर्षा वन है तो वहाँ पे मानव हस्तक्षेप करना या उनको कोई भी किसी भी स्थिति में क्षति ना पहुँचाए, तो उसमें MGK मेमन की जो अध्यक्षता है वो गठित कमेटी ने जो बांध निर्माण की जिससे के कारण पर्यावरण को कोई भी क्षति नुकसान ना हो ये सिफारिश 1985 में
साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था, क्योंकि जन आंदोलन के कारण ये था कि ये बहुत बहुमूल्य वैली घाटी थी, जिसमें वर्षा, वन और दुर्लभ प्रजाति जीव जंतुओं को सुरक्षित करके रखा जाता था। तो साइलेंट वैली वहाँ पे कोई भी केरल राज्य में है, और वहाँ पे कोई भी जनसंख्या शून्य के बराबर है, इसलिए उसका नाम साइलेंट वैली रखा है। ये दुर्गम पहाड़ियों से घिरी हुई है, और इसमें कुंती पूजा नदी नाम की एक नदी बहती है, शॉर्ट फॉर्म में ये है आपका। उसके बाद आता है सीएनजी गैस। सीएनजी गैस जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि आजकल ऑटो रिक्शाओं में भराई जाती है, अधिकतर सरकार सीएनजी गैस पे ही प्राथमिकता दी जा रही है वर्तमान में, क्योंकि एक सबसे सस्ता और अच्छा और कम प्रदूषण वाला करने वाला ये ऊर्जा संसाधन है, जो वाहनों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, ये इसकी तुलना में ये बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, प्लस इनसे होने वाला जो निकलने वाला धुआं है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो सीएनजी गैस है, उस पर अगर हम गाड़ी पे चलाते हैं तो उसका भी खतरा बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण सरकार ने सीएनजी गैस को वर्तमान में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुहिम चला रही है। और इसके लाभ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने वहाँ पे चलने वाले जो बस, टेम्पू, ऑटो रिक्शा है वहाँ पर, क्योंकि ये जैविक ईंधन के स्तर पर जो फ्यूजल फूल के स्थान पर उस सीएनजी का उपयोग, नेचुरल कंप्रेसर गैस को उपयोग में लाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। और दिल्ली की जितनी बस व्यवस्था है विश्व में, तो ये इसमें सबसे बड़ी उपयोग ईंधन के रूप में सीएनजी की ही बताया जा रहा है कि सीएनजी का ही उपयोग अधिक किया जाए। और सीएनजी के दिल्ली नगर में वायु प्रदूषण जो कि क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो इसके लिए वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव में लाया जा रहा है। इसके बाद आता है जल संरक्षण के प्रयास, क्योंकि अगर मैं ये पैराग्राफ पूरा करती हूँ तो अपना 9th क्लास का चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। जल संरक्षण या एफर्ट टू वाटर कंजर्वेशन, जिसको इसको अगले वाले वीडियो में बनाएंगे।